हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। जी हाँ, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन that depends upon that depends upon the number of moles of solute, number of moles of solute। जी हाँ, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, उसकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। मींस दीज प्रॉपर्टी बेसिकली आर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है ना, तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज इन्हें कहा जाएगा। केवल और केवल सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होगी। दीज प्रॉपर्टी आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज, देखो इंडिया आप सभी जानते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि बड़े ही गर्व की बात है कि हमारी पॉपुलेशन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सबसे हायर नंबर पे है। तो नंबर ऑफ पीपल मैटर कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल, क्वांटिटी। इसी तरह सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैटर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव अप्रोच है। दैट इज व्हाई दे आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि भाई जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कितने तरह की है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर वन इज रिलेटिव lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. Number two is elevation in boiling point. Number three is depression in freezing point, depression in freezing point. And number four is osmotic pressure. तो देखिए ये चारों की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सोल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेंगे, तभी आप इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं। लेकिन इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। हम किसी भी XYZ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस की बात करें, टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो वेपर नहीं बना सकते उन्हें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट कहा जाता है। जो वेपर बना सकते हैं दे आर वॉलेटाइल। सो वन बाय वन डन करेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, देन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सो रिलेटिव लॉरिंग देखिए बहुत सिंपल है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखिए इतना हम जानते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ता है, बिकॉज वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आखिर कब तक? जब तक कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं हो जाता। बिकॉज वंस द लिक्विड अटेन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका प्रेशर कितना हो जाएगा? जस्ट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। मीन्स आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता रहता है, इवापोरेशन होता है, नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता रहता है, बढ़ता 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 एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, और जिस टेम्परेचर पर होता है उसे आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्योर वाटर जिसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो वेपर प्रेशर होता है, जिसको हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, P0, A फॉर सॉल्वेंट, एंड हम जानते हैं वो होता है 760 mmHg, या जिसको प्यार से 1 atm भी कह सकते हैं। वेपर प्रेशर किसका? प्योर लिक्विड का। अभी उसमें कुछ भी सोल्यूट ऐड नहीं किया गया है, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, वेपर बनाया जा रहा है, इतने वेपर हो गए, इतना वेपर प्रेशर आ गया।
अब आपने उसमें क्या किया, शुगर डाल दी, जैसे चाय बनाते वक्त पानी उबल रहा है और आपने चीनी डाल दी तो पानी का कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन हो जाता है, क्योंकि वेपर उसमें बनने कम हो जाते हैं। आप उसमें शुगर ऐड करें, चाय पत्ती ऐड करें, कुछ भी XYZ ऐड करें, कोई भी जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आप डालेंगे आप देखेंगे कि वेपर बनने एकदम से कम हो जाते हैं। इसका सिंपल सा कारण है, देखिए मान लीजिए ये हमने कोई लिक्विड लिया है और ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर बना रहा है, तो अभी पूरी सरफेस से वेपर बन रहे हैं, राइट, पूरी की पूरी सरफेस से पार्टिकल वेपराइज हो रहे हैं, वेपर बना रहे हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर प्योर वाटर का इतना है। अब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, शुगर डाल दी मान लो, तो शुगर के पार्टिकल भी तो कुछ ना कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेंगे सरफेस पर। शुगर डिसॉल्व हो गई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, पानी के अंदर इनफाइनाइट लेयर्स हैं, तो टॉप लेयर पर भी तो सोल्यूट के पार्टिकल होंगे ना। तो अब सोल्यूट के पार्टिकल, सोलवेंट के पार्टिकल यानी पानी के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए उतना एरिया अवेलेबल नहीं होगा जितना एरिया पहले अवेलेबल हो रहा था। मतलब सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्लास चल रही है, सपोज करो 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, पूरा दरवाजा खोल देते हैं, पीरियड खत्म हो गया, बच्चे फटाफट भाग जाएंगे, फटाफट भाग जाएंगे, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा गेट खुला हुआ। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं, फिर से वही क्लास है, 50 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इस बार हम गेट थोड़ा सा खोलेंगे जिसमें से एक ही बच्चा निकल पाए एट ए टाइम, तो इस बार बच्चों को बाहर निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि इस बार एरिया कम अवेलेबल है ना, लेसर एरिया अवेलेबल टू एस्केप। तो जैसे ही आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं एट द सेम टेम्परेचर, जैसे ही आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो अब वो सोलवेंट नहीं रहा माय डियर, अब वो बन गया है सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन बन गया। लेकिन आपने जो सोल्यूट ऐड किया वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर बनाएगा नहीं। तो जो वेपर पहले पानी के बन रहे थे अब भी वेपर पानी के ही बनेंगे, लेकिन कम बनेंगे। अब कितने कम बनेंगे ये तो खुदा जानता है या फिर इसका फॉर्मूला जानता है कि भाई वेपर प्रेशर तो डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा हम अमाउंट डालेंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड होगा, तो उतने ही कम वेपर सॉल्वेंट के एस्केप होंगे, वेपर प्रेशर डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो था वेपर प्रेशर बिफोर एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और ये वेपर प्रेशर आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू द वॉलेटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ध्यान रहे टेम्परेचर नहीं बदला है, टेम्परेचर सेम है, उसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। आपने 1 चम्मच शुगर डाली, वेपर प्रेशर कम हो गया, मान लो इतना कम हो गया। 2 चम्मच डाली और ज्यादा कम, 3 चम्मच डालोगे और कम। तो जितना ज्यादा आप सोल्यूट ऐड करते जाओगे वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वांटिटी से रिलेट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब देखिए इसमें हम जरा राउट्स लॉ को याद करते हैं। राउट्स लॉ है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट एक लॉ हुआ करती है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वो कवर की हुई है, राउट्स लॉ। सो देखिए कि जब आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो दैट बिकम ए सॉल्यूशन नाउ। तो अब उस सॉल्यूशन में पहले ए था सॉल्वेंट, अब उसमें बी भी आपने ऐड कर दिया है। बी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, और ए वॉलेटाइल है। ए है हमारा वॉलेटाइल solvent and what is B, non volatile solute, non volatile solute। देखिए टोटल वेपर प्रेशर इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, राइट। अब PA, A है सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। और बी का वेपर प्रेशर कितना होगा, 0, क्योंकि वो तो नॉन वॉलेटाइल है। तो जो भी प्रेशर आ रहा है वो केवल और केवल ए की वजह से आ रहा है तो सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे वेपर के लिए, ओनली ए कंट्रीब्यूट, बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर है एक्चुअली में वो तो ए का ही प्रेशर है, तो P इज इक्वल टू एक्स इनटू बी नॉट है, राइट। सो एक्स ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, बिकॉज एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 होता है ना। इस तरह से समझ सकते हैं एक्स ए एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1 मींस सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। इफ द सॉल्यूशन इज बाइनरी तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1।
चलिए मल्टी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ऑफ ए, राइट। इसको इधर उसको उधर कर लीजिए। एक्स बी पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए। सो एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए। यस 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 यस, देखिए पहले मैं एक बार देख लूं कैमरे में आ भी रहा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल सही आ रहा है। सो देखिए फॉर्मूला हमारा निकल के आया है पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए, जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, जब वो अपनी प्योर स्टेट में था, जब वो बिल्कुल प्योर था, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, वेपर प्रेशर तब था पी नॉट ऑफ ए। लेकिन अब आपने उसमें नमक, शुगर, यूरिया, कोई भी एक्स वाई जेड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, वो है पी ए। ये प्योर स्टेट में है, ये सॉल्यूशन में है। कितना डिक्रीज हुआ? इतना। दिस इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इस लॉरिंग को अगर हम इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करने लग जाएं, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग। रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू समवन, राइट। ये है हमारी, दिस इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद इनिशियल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट व्हेन a non-volatile solute, when a non-volatile solute added to the volatile solvent। मतलब साफ है कि अगर आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट किसी वॉलेटाइल सोलवेंट में डाल दिया, तो जो रिलेटिव लॉरिंग आ रही है दैट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या बोल दिया सर, समझ में नहीं आया कुछ? अच्छा ये तो ये लेते हैं। देखिए दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूट प्लस सोलवेंट के मोल। तो इसका मतलब तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंच रही है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। Relative lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोल्यूट के मोल पर रिलेटिव लॉरिंग डिपेंड कर रही है, इसलिए क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। मींस इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि रिलेटिव, ये राउट सेकंड लॉ भी होती है, रिलेटिव लॉरिंग of vapor pressure is equals to the mole fraction of solute when a non-volatile solute, when a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added to volatile solvent। तो जब कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में आप ऐड कर दोगे, तो जो भी रिलेटिव लॉरिंग आती है दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज़ उस पर डिपेंड कर रही है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि सिग्निफिकेंस क्या है रिलेटिव लॉरिंग की, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके थ्रू हम किसी भी एक्स वाई जेड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास, अगर देखिए सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो आप सोल्यूट के मोल को सोलवेंट के कंपैरेटिवली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, सोल्यूट के मोल नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे सोलवेंट के कंपैरेटिवली। सो पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ऑफ ए इट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। देखिए जो भी नेग्लेक्ट करते हैं याद रखिए वो हमेशा प्लस या माइनस से करते हैं। एन बी क्या होगा, given mass of solute molar mass of solute, given mass of solvent molar mass of solvent। याद रखिए W given mass है, कैपिटल M मोलर मास है, B सोल्यूट रहेगा, A हमारा सोलवेंट रहेगा।
So finally, P naught of A minus PA upon P naught of A is equal to WB, MB, WA, MA. क्लियर? तो यहां से हम मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट MB कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत ही इजीली। तो देखिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी हो, अभी तुमने खैर रिलेटिव लॉरिंग को ही डिस्कस किया है और साफ पता चल रहा है कि ये सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते जाएंगे, जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते जाएंगे, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी डायरेक्ट एक रिलेशनशिप नजर आ रही है कि जितना ज्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं उतना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। कम ऐड करोगे तो कम डिक्रीज होगा, ज्यादा ऐड करोगे तो ज्यादा डिक्रीज होगा। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप साफ नजर आ रही है, इसीलिए ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हुई बात? चलिए इस पर जरा हम एक दो न्यूमेरिकल भी चमका देते हैं। क्वेश्चन है कि 10 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, 10 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट added to 90 gram water, 90 gram water, 10 gram non volatile solute added to 90 gram water, vapor pressure decreases by 20%, vapor pressure 20% decrease हो गया at 300 Kelvin, calculate molar mass of non volatile solute, this is the question। देखिए हमने कोई XYZ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट 90 ग्राम पानी में डाला, तो सोल्यूट पानी में डिसॉल्व होकर वेपर प्रेशर कम कर देगा, क्योंकि वो सरफेस पे कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, कुछ तो जगह घेरेगा, चाहे 5% घेरे या 10% घेरे, जितनी वो एरिया ऑक्यूपाई करेगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वेपर अब कम बनेंगे। तो वेपर प्रेशर कितने परसेंट डिक्रीज हो गया? 20% डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर उतना का उतना ही है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो देखिए नो प्रॉब्लम भाई, पहले वेपर प्रेशर कितना था? अब जिसका कोई नहीं होता उसका x होता है कि भाई पहले वेपर प्रेशर x था 300 केल्विन पे जब वो प्योर था, लेकिन अब कितना हो गया? अब उसने कहा कि 20% डिक्रीज हो गया, तो मतलब 80% रह गया, तो 80% ऑफ दिस। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूट के मोल प्लस सोलवेंट के मोल। क्लियर है बात? तो ये है x माइनस 0.8x अपॉन x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, हमें इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। देन NB प्लस NA, तो 10 अपॉन MB प्लस 90 अपॉन 18, क्योंकि वाटर का मोलर मास तो सारी दुनिया जानती है 18 होता है। सो माइनस करेंगे 0.2x, x कट जाएगा 0.2, गॉट इट? आप चाहो तो सोल्यूट के मोल को नीचे से नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, नेग्लेक्ट हम कर देते हैं। तो 18 ऊपर 19, 90 नीचे, ठीक है? इस तरह से कुछ काटा पीटी कर देंगे हम, ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। 10 अपॉन MB तो 18 अपॉन 90 हो गया है, उड़ा देते हैं, डिचिक डिचिक 5 उड़ा दो 2 आ गया, तो मोलर मास आ गया 2 अपॉन 0.2 यानी कि 10 यूनिट आ गया है, ठीक है? मोलर मास 10 यूनिट आ गया है। इस प्रकार से आप चाहो तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकालने के लिए इसको नेग्लेक्ट ना करें। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, कसम खाई हुई है कि नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो करेंगे बिल्कुल एकदम जबरदस्त। सो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है कि कोई हमने 5% एक्वस सॉल्यूशन है किसी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, राइट? 5% एक्वस सॉल्यूशन नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, वो है वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, ठीक है? तो वेपर pressure of solution at 373 Kelvin is 740 mmHg. Calculate
मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखिए क्या होता है, 5% एक्वस सॉल्यूशन है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, वेट बाय वेट मींस 100 ग्राम सॉल्यूशन में केवल 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मतलब साफ है कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 5 ग्राम तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और 95 ग्राम क्या है, हमारे प्रिय जल देवता। देखो 5 और 95 को मिला के 100 तो आ ही रहा है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड रेस्ट ऑफ इट इज वाटर। चलिए नो प्रॉब्लम, यहां से हम सॉल्यूट के मोल निकाल सकते हैं, यहां से सॉल्वेंट के मोल निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास पी नॉट ए की क्या वैल्यू है, पी ए की क्या वैल्यू है, इसने कहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने का वेपर प्रेशर इतना है इस टेंपरेचर पर। ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर कितना होता है 760 mmHg, ये आपको याद रखना है। और बाकी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से पहले इतना था, ऐड करने के बाद इतना है, बस अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। relative lowering of vapor pressure, this is called relative lowering of vapor pressure and it is equal to mole fraction of solute. So this is the mole fraction of solute. आगे बढ़ते हैं, 760 minus 740 upon 760 it is equal to mole fraction of solute, solute के मोल 5 upon mv, 5 upon mv plus 95 upon 18। तो इसमें एक सिंगल इक्वेशन आपके सामने है और सिंगल वेरिएबल है, सिंगल इक्वेशन है और सिंगल ही वेरिएबल है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें केवल मैथमेटिकल पार्ट ही रह गया है। सो देखिए ये हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन हम कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वन ऑफ द गुड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए इसको समझते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जनरली बच्चे ये कहते हैं जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल हो जाए वो बॉइलिंग पॉइंट है। खैर क्या होता है, जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड स्टार्ट फॉर्मिंग वेपर, वेपर बनने लग जाते हैं, वेपर बनते हैं, वेपर बनते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता रहता है और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का अपना प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। अब हम चिल्लाते रहते हैं भाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो उसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है 180 m होता है या 760 mmHg होता है। तो वाटर को जैसे जैसे आप हीट करोगे 60, 70, 80, 90, 100 तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा, बढ़ते 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 कितना आ जाएगा 760 आ जाएगा। चलो इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, बहुत ही शानदार ग्राफ है आप लोगों के लिए। देखिए टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पहले प्योर वाटर की, प्योर लिक्विड की, कोई मिलावट नहीं है। यहां पर वेपर प्रेशर है 0.1 atm, 0.2, 0.3 करते 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 लेट इट बी 1 atm। ये है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन में एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है। चलिए अब हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, चलिए ये टेम्परेचर है 10, 20, 30, 40 इस तरह से यहाँ पर कैलिब्रेशन होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, एवरीबॉडी नोस कि वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वेपर बनते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते भाई कि 0 डिग्री पे वेपर प्रेशर 0 है, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी टेम्परेचर पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, मान लीजिए इस टेम्परेचर पे ये वैल्यू है, अब आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया, चलिए तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, 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 और बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाएगा, देखिए कहां तक आ गया वेपर प्रेशर बढ़ता बढ़ता, एक्सटर्नल प्रेशर तक आ चुका है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और कितना बढ़ गया, बढ़ते 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 ये आ गया, और ये कितना है 1 atm है। और ये कौन सा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर
एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उसे प्यार से बॉइलिंग पॉइंट ही तो कहते हैं, है ना, उसे बॉइलिंग पॉइंट ही तो कहेंगे। टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। चलो मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लिख देता हूं, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सीधी सी बात है, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस टेम्परेचर पर आकर वेपर प्रेशर कितना हो गया 180। तो बॉइलिंग पॉइंट हम यही तो जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid become equals to external pressure। जब लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और ये होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 180, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो कम ज्यादा हो सकता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 180 तो उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो 90 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर कम करोगे तो वे प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। ये तो पुरानी कहानी है, ये पुरानी वीडियोस में आपको वेपर प्रेशर वाली वीडियो में मिल जाएगा। चलिए अब हम ये मान के चल रहे हैं कि प्योर वाटर है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर 180 हो गया, और आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ऐड कर दिया। मान लो आपने नमक डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, यूरिया डाल दिया, कुछ भी XYZ डाल दिया, तो वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा कम? इस टेम्परेचर पे पहले इतना था, अब इतना हो गया। मान लो इस टेम्परेचर पे ऐड करते, पहले इतना था, अब इतना हो गया। इस टेम्परेचर पे ऐड करते तो पहले प्योर वाटर का इतना था, तो अब इतना हो जाएगा। इसका मतलब साफ है, आप किसी भी टेम्परेचर पर प्योर वाटर में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, है ना। किसी भी टेम्परेचर पर आप ऐड कर लीजिए, ओहो मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। और जब तक स्वाद ना आए कोई फायदा नहीं है ना। तो ये देखिए ऊपर वाला तो है सॉल्वेंट का कर्व और नीचे वाला कर्व किसका है, सॉल्यूशन का, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो अब देखिए 100 डिग्री पर ही वेपर प्रेशर 180 नहीं है, उससे कम है, 180 नहीं है, अब उससे कम है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, अब टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, 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 फिर से 180 के बराबर हो गया। किस टेम्परेचर पे ये 180 के बराबर हुआ है, वो इस टेम्परेचर पर हुआ है। तो ये टेम्परेचर किसका टेम्परेचर है, ये तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है ना, ये तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, ये सॉल्वेंट का था। तो जहां पर पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, वो 100 से ज्यादा पे बॉईल होगा, 101 पे या 102 पे या 103 पे, यानी बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया। कब बढ़ा, जब आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो सीधी सी बात ये है कि जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल नहीं, क्योंकि वोलेटाइल से तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। जो आपने पढ़ा था ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की, पानी में अल्कोहल डाल दो तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, पानी में HNO3 डाल दो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो वो केस था वोलेटाइल का, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहां पर हम जितनी भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उन सब में जो सोल्यूट है हमारा, इट इज ऑलवेज नॉन वोलेटाइल। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सोल्यूट होगा दैट विल बी नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, उस वेपर प्रेशर को फिर से पहले वाले के बराबर लाने के लिए आपको और हीट करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, और इसी को कहते हैं डेल्टा टीबी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, एलिवेट हो गया है। तो क्या है ये, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। चलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसको T नॉट बी भी लिख सकते हो, ये दिखाने के लिए कि ये सॉल्वेंट का है, प्योर है। खैर इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, मैं जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। मान लो 1 किलो पानी लिया मैं, उसमें 1 किलो पानी में मैंने 20 ग्राम शुगर डाल दी, तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ बढ़ेगा। 30 ग्राम डालूंगा और बढ़ेगा, 40 ग्राम शुगर डालूंगा और बढ़ेगा, 50 ग्राम डालूंगा और बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि
पानी यानी सॉल्वेंट में जितना ज्यादा आप सोल्यूट डालते जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट उतना एलिवेट होता जा रहा है। तो यानी ये क्या है, कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। व्हाई मोलालिटी, व्हाई नॉट मोलारिटी? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट का बढ़ा है और ये भी सोलवेंट के रिस्पेक्ट में ही चलती है। 1 किलो पानी में सोल्यूट के कितने मोल आपने ऐड किए, वो मोलारिटी है। और बॉइलिंग पॉइंट किसका एलिवेट हो रहा है, सोलवेंट का एलिवेट हो रहा है, पानी का एलिवेट हो रहा है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है तो आप जानते ही हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। और इस कांस्टेंट का नाम इसके मम्मी पापा ने बहुत ही प्यारा रखा है, इबूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यार समझ में नहीं आया सर ये क्या है, एकदम से क्या कर दिया आपने। चलो देखते हैं। देखिए हम जब किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लगाते हैं, जब हम उसे डिफाइन करते हैं तो जनरली हम दाएं बाएं के वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं। तो हमने मोलालिटी को कर दिया है 1 मोल पर केजी फिक्स। तो अब आप देखिए कि जब मोलालिटी फिक्स आपने कर दी, इसका मतलब है कि 1 किलो सोलवेंट में सोल्यूट का 1 मोल आपने ऐड किया। 1 किलो सोलवेंट में 1 किलो पानी ले लेते हैं, 1 किलो पानी में सोल्यूट का 1 मोल ऐड करने से उस सोलवेंट का जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, उस सोलवेंट का जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा वो उस सोलवेंट का केबी है। यानी केबी की वैल्यू सोलवेंट के लिए होती है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के लिए नहीं होती। केबी इज डिफाइंड फॉर सोलवेंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आप सोलवेंट का इंक्रीज कर रहे हो। ये है क्या, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ना। बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूट का थोड़ी बढ़ा रहे हो, सोलवेंट का बढ़ा रहे हो, सोल्यूट ऐड करके बढ़ा रहे हो और सोल्यूट की अमाउंट फिक्स कर दी है। तो इबूलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, इट इज, केबी क्या है, इट इज द एलिवेशन, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 mole of solute, when 1 mole of solute added to 1 mole, when added to 1 kg solvent। 1 किलो सोलवेंट में, 1 किलो सोलवेंट में सोल्यूट का 1 मोल ऐड करने से जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वो उस सोलवेंट का केबी वैल्यू होगी। पानी का अपना केबी होगा, बेंजीन का अपना केबी होगा, क्लोरोफॉर्म का अपना केबी होगा। हर लिक्विड का, हर सॉल्वेंट का अपना केबी होता है, डिफरेंट केबी होगा। मींस केबी इज डिफाइंड फॉर सोलवेंट। भाई ये सोलवेंट की प्रॉपर्टी होती है। केबी या ईच सॉल्वेंट has a specific value of Kb। हर सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू डिफरेंट होती है। जरूरी नहीं कि मैंने, अगर मान लो मैंने 1 मोल NaCl पानी में डाला, 1 मोल NaCl मैंने बेंजीन में डाला, 1 मोल NaCl मैंने ईथर में डाला, तो सबका बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हर लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती है। तो इसलिए सभी लिक्विड का, सभी सॉल्वेंट का Kb डिफरेंट ही आएगा। याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में गिवन होता है। चलिए, it is the elevation boiling point when 1 mole of solute added to 1 kg solvent। 1 किलो सॉल्वेंट में सोल्यूट का 1 मोल ऐड करने से जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है उसे ही उस सोल्वेंट का क्या कहा जाता है, केबी कहा जाता है, इबूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। और इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि मोलल कहीं ना कहीं मोलालिटी की याद दिलाती है कि अगर सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 है तो जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा उस समय वो है केबी। देखो, इट इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। सॉल्यूशन की मोलालिटी को 1 मोलल कर दें तो उस समय जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है वो है केबी, इबूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ गए होंगे अब आप ये बात। तो थोड़ा सा इसको और इंक्रीज वो कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कुछ एक्सप्रेस कर लेते हैं।
तो एक बात समझ में आ गई कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू मोलारिटी। अच्छा जी, चलो बहुत ही अच्छी बात है। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू मोलारिटी, और मोलारिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, है ना भाई। 1 किलो सोल्वेंट में सोल्यूट के मोल को ही मोलारिटी कहते हैं, तो मैंने मोलारिटी का फॉर्मूला रखा है। अब आप देख सकते हैं, साफ पता चल रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि elevation boiling point it is directly proportional to moles of solute, so it is definitely a colligative property because it depends upon quantity of solute added। चलिए, और हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब कुछ? क्योंकि हम इससे सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी, नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, WA इंटू 1000। तो अगेन और फाइनली मोलर मास क्या आ जाएगा? KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA, राइट। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हम इससे मोलर मास निकाल सकते हैं किसी भी XYZ लिक्विड का, राइट। लेकिन अभी हम जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें हम वेंटो फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं। उसके लिए एबनॉर्मैलिटी का एक अलग से कॉन्सेप्ट लेंगे, एक अलग से लेक्चर रखेंगे, तभी वो क्लियर होगा। अभी हम केवल नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट सोल्यूट का लेंगे, यानी सोल्यूट पार्टिकल ना तो टूटेंगे ना जुड़ेंगे, उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। चलिए, सो इजी ग्राफ था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ग्राफ में, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन से ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। देखिए केबी का एक और फॉर्मूला भी होता है। देखिए केबी का फॉर्मूला है RT² अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक फॉर्मूला ये भी, R द गैस कांस्टेंट, T इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LV क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। T नॉट तो बॉइलिंग पॉइंट है यार, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। R इज द गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको प्यार से कहा जाता है। खैर, देखिए क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दें, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, क्योंकि ये क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होती है। तो अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो कहीं ना कहीं mRT0² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन। सो ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने चाहिए। अगर क्वेश्चन एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में आ जाए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में आ जाए, तो हम केवी डायरेक्ट इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात हुई। अब इस पे जरा हम एक दो न्यूमेरिकल भी चमका देते हैं। अभी इसके पैरेलल, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ना, इसी के पैरेलल चलता है एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर केबी था, वहां पर केएफ आ जाता है, मोर और लेस सेम ही है, कोई बस कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली चेंज हो जाता है, न्यूमेरिकली तो कोई चेंज नहीं आता ज्यादा। देखिए क्वेश्चन है कि आपने 10 ग्राम यूरिया एडेड टू 100 ग्राम वाटर, एडेड टू 100 ग्राम वाटर, ठीक है। कैलकुलेट boiling point of solution, calculate boiling point of solution if Kb दिया हुआ 0.052 केल्विन kg पर मोल। अरे बाबा यूनिट रह गई थी, जरा Kb की यूनिट भी मैं आपको बता ही देता हूं, वरना फिर आप कमेंट कर देगा वो सर जी ने तो वाई यूनिट करा ही नहीं। तो Kb इंटू मोलालिटी, देखिए Kb की यूनिट हमारी क्या आएगी, डेल्टा टीवी अपॉन में मोलालिटी। डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर यानी केल्विन,
और मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल पर केजी, तो ये हो गया मोल और केजी आ जाएगा ऊपर, तो यूनिट बन जाएगी केल्विन केजी पर मोल। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर केवी, केल्विन केजी पर मोल। चलिए अब हमने 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम वाटर में ऐड कर दिया है, तो ऑब्वियस है कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और उसको बढ़ाने के लिए आपको हीट करना पड़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, राइट। तो डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा टीबी क्या होता है, केवी डब्ल्यूबी 1000 एमबी डब्ल्यूए, राइट। डेल्टा टीबी निकालना है पहले, तो केवी कितना गिवन है 0.052, डब्ल्यूबी 10 ग्राम है, यूरिया का गिवन मास 10 है, इनटू में 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया, एग्जाम में गिवन होगा डोंट वरी 60 होता है, मोलर मास ऑफ यूरिया 60, WA इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज आल्सो गिवन दैट इज 100, ठीक है। उड़ा दो जो उड़ते हैं, 100 से ये उड़ा दिया, 10 से ये उड़ा दिया, 10 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये आ गया 0.52 अपॉन 6, 0.52 अपॉन 6। अब इसे हम सॉल्व भी कर लेंगे, चलो जी सॉल्व कर लो यार। ये आ जाएगा 0.086। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया, इतने डिग्री बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था, पहले 100 था, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 था ना, अब इतना इंक्रीज हो गया, कितना एलिवेट हुआ, इतना एलिवेट हुआ, पहले 100 था तो अब 100 से कितना एलिवेट हुआ, इतना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100 प्लस में 0.086 यानी कि 100.086 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसानी से कर दोगे, केल्विन में बदल सकते हो। देखिए अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। डेल्टा टीबी क्या होता है भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी, वही तो किया है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 था, अब इतना एलिवेट हो गया तो हमने वो ऐड कर दिया तो इतना हमारा एक्स्ट्रा आ गया कि भाई हाँ पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 था, नाउ इट इज 100 पॉइंट समथिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट तो डेफिनेटली एलिवेट हो गया है। क्लियर हो गई बात। चलिए मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। चलिए इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, चलो हमने कोई 20 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, 20 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हमने क्या किया है 100 ग्राम बेंजीन में, 100 ग्राम बेंजीन में ऐड कर दिया है, ठीक है। 100 ग्राम बेंजीन में हमने ऐड कर दिया है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, चलो मान लेते हैं लेट इट बी 30 डिग्री, मैंने अपनी तरफ से लिख लिया, चलो 30 तो नहीं, चलो 70 कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इतना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेट इट बी इतना, ठीक है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी सॉल्वेंट हो, बेंजीन हो, टोलिन हो, क्लोरोफॉर्म हो, ईथर हो, कोई भी XYZ हो, जब आप कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो सबका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है वो डिपेंड करता है आप कितनी अमाउंट ऐड करें, जितना ज्यादा आप ऐड करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। यही तो है डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव अप्रोच, तभी ने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो पहले इतना था बॉइलिंग पॉइंट, अब इतना हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ भाई, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कितना हुआ, तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो 72 माइनस 70, कहीं ना कहीं 2 डिग्री का टेम्परेचर तो बढ़ गया है,
2 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है। चलो नो प्रॉब्लम। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी डब्ल्यूबी 1000 एमबी डब्ल्यूए 2 डिग्री। केबी आपको गिवन होगा, डोंट वरी। केबी की वैल्यू मैं अभी कुछ भी ले लेता हूं, लेट इट बी 4.5 केल्विन केजी पर मोल, आपको एग्जाम में गिवन होगी, इसलिए टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। डब्ल्यूबी क्योंकि अभी तो मेरे को जो दिमाग में आया मैंने वो लिख दिया है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं होगी ये, क्योंकि ये याद नहीं करी जाती वैल्यू, ये गिवन होती है। तो डब्ल्यूबी कितना है, डब्ल्यूबी वेट ऑफ सोल्यूट, लेट इट बी 20, नॉट लेट इट बी, इट इज गिवन, मोलर मास में निकालना है, एंड डब्ल्यूए कितना है, इट इज 100। तो मेरे ख्याल से इतना मैथ हमारे व्यूअर्स को आता ही होगा, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो यहां से आप सोल्यूट का मोलर मास बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए बात करते हैं कुछ और आगे, कि भाई जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन, ओ भाई नाम से ही ऐसा लग रहा है डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब डिस्कस किया तो हमें पहले ये पता था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। हमने ये देखा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का अपना प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो हम चिल्ला चिल्ला के कह देंगे कि अरे भाई बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। लेकिन व्हाट अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीज कर जाए, बच्चे क्या कहते हैं, जोर जिसमें पानी बर्फ बन जाए वही टेम्परेचर फ्रीजिंग है। जी बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फ्रीज हो जाता है, जनरली ऐसा ही कहा जाता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है। लेकिन जरा केमिस्ट्री में थोड़ा सा जब तक टेक्निकल बात ना की जाए स्वाद नहीं आएगा, कि वो टेम्परेचर, देखिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है नॉर्मल कंडीशन में, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि पानी मान लो 10 डिग्री है, आपने 9 डिग्री किया, 8 किया, 7 किया, 6 किया, 5 किया, 4 3, तो 0 आते ही वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, आइस फॉर्मेशन करने लग जाता है। 0 से ऊपर करूंगा तो पूरा का पूरा लिक्विड, 0 से नीचे जाऊंगा सारा का सारा सॉलिड। यानी 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच both the phase can coexist। कौन से दोनों फेज? लिक्विड और सॉलिड। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड एक साथ इक्विलिब्रियम में हो, कोएग्जिस्ट कर जाएं, वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लेकिन अब ध्यान रखिए, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जैसे जाओगे सिर्फ एक फेज रहेगा, दैट इज द लिक्विड फेज, यानी सारी की सारी आइस मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगी। टेम्परेचर 0 से कम करोगे, -1 -2, तो आप जानते हैं सारा का सारा बर्फ ही बर्फ हो जाएगा, यानी कि ओनली द सॉलिड फेज रिमेन। So freezing point is the temperature at which both the phase can coexist. Both the phase are in equilibrium with each other. अगर आप इससे ऊपर या नीचे जाओगे तो equilibrium will collapse, खत्म है equilibrium. Only one of the component will remain, either liquid or solid. It depends कि टेम्परेचर आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ठीक। So अब इसको भी जरा ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इसका ग्राफ थोड़ा बच्चों को बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ के कंपैरेटिवली थोड़ा कंफ्यूज करता है। चलिए आज आपकी कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए देखिए, ऐसा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो टेम्परेचर कम करो तो वेपर प्रेशर कम होगा। चलिए ये मैदान में टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अभी हमने देखा था टेम्परेचर बढ़ाओ तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करो तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। चलो मान लो हमने पानी लिया हुआ है 80 डिग्री पे लिया हुआ है, तो 80 डिग्री वेपर प्रेशर इतना है। चलो अब हमने 70 कर दिया तो कम हो जाएगा, कम हो रहा है। टेम्परेचर कम करता जा रहा हूँ, वेपर प्रेशर कम, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम, ये कर दिया 0 डिग्री। अब यहाँ पर टेम्परेचर कर दिया 0, तो ये पूरा का पूरा लिक्विड है, ये सॉल्वेंट है, लेकिन कौन सी फिजिकल स्टेट में?
लिक्विड, पानी है लेकिन लिक्विड फॉर्म में। अब टेम्परेचर आप कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। अब जैसे ही आप 0 डिग्री करोगे, जैसे ही आप टेम्परेचर 0 डिग्री करोगे, अब ये लिक्विड नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये है तो अभी भी सॉल्वेंट लेकिन सॉलिड हो चुका है, सॉलिड हो चुका है। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है, देखिए ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट कर गए, तो डेफिनेटली फ्रीजिंग पॉइंट होगा। देखिए आप समझिए इसको, अगर मैं इस टेम्परेचर से ऊपर जाता हूं तो आपको केवल लिक्विड फेज मिल रहा है, इस टेम्परेचर से नीचे जाऊंगा तो आपको सॉलिड मिल रहा है, और इसी टेम्परेचर पे दोनों ब्रह्मा और विष्णु यानी कि सॉलिड और लिक्विड इसी टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। चलिए मान लीजिए अब आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, यूरिया ऐड कर दिया, जो आपके पास था वो ऐड कर दिया। अब इसमें क्या होगा, देखिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता था, नमक डाला बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जितना ज्यादा नमक डालते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा, क्या ज्यादा सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा क्या, या इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, समझिए उसको। सपोज कीजिए आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, अब पानी के अंदर क्या आ गया है, देखिए पहले ये था पानी, ये पहले पानी के ही पार्टिकल थे, ठीक है, इनमें आपस में कुछ अट्रैक्शन थी। तो जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल पास आते हैं, पास आता है तो उनमें अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है तो वो दूसरे के क्लोज आते हैं, आते आते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं और आइस पाइस यानी आइस बनाने लग जाते हैं। चलिए अब आपने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, टेम्परेचर इतना था पानी का, उसका वेपर प्रेशर इतना था। अब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा, ये तो सब जानते हैं। टेम्परेचर इतना था तो लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना था, कितना, इतना। अब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इतना हो जाएगा। इस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इतना हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ब्लू कलर में, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा, देखिए ये दो पानी के मॉलिक्यूल थे, एक पानी का मॉलिक्यूल ये था, एक पानी का मॉलिक्यूल ये था, दोनों में अट्रैक्शन है ना, दोनों में कुछ अट्रैक्शन है, एक दूसरे के पास आएंगे और मिलकर आइस पाइस खेलेंगे यानी कि सॉलिडिफाई होंगे। देखो अगर आप पानी को लिक्विड से सॉलिड बनाना चाहते हो तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना, तभी तो पास आएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दूर 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 जाएंगे और वेपर में चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे, नहीं। अब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब आप खुद ही देखिए दो पार्टिकल के बीच में कोई तीसरा पार्टिकल आ गया, है ना। दो प्यार करने वालों को जब जब ये दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, है ना, ऐसा कहा जाता है, फिल्मी डायलॉग है। देखिए अब दो पार्टिकल के बीच में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच की अट्रैक्शन कम हो गई, भाई बीच में कुछ आ गया ना, बीच में कोई और पार्टिकल आ गया, तो दो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में कोई और पार्टिकल आ गया, तो अब अट्रैक्शन दो पानी के मॉलिक्यूल की डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि वो अट्रैक्शन बढ़े, तो अट्रैक्शन बढ़ने के लिए इन्हें पास आना पड़ेगा, और पास आने के लिए टेम्परेचर और डिक्रीज करना पड़ेगा। देखिए अब ये है प्योर सॉल्वेंट, ये है प्योर, अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में। अब मैंने इसमें जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर इतना था, अब इतना रह गया, तो वेपर प्रेशर जितना डालते जाएंगे आप देखेंगे उसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर डेफिनेटली डिक्रीज होगा। लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही वो सॉल्वेंट नहीं रहता, उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब इतना था वेपर प्रेशर, अब इतना रह गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया। अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर देते हैं तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जब कोई तीसरा पार्टिकल आ जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाती है। अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है, अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है। अब टेम्परेचर कम कर रहे हो, देखो ना पीछे जा रहा हूं, टेम्परेचर कम कर रहा हूं, टेम्परेचर कम कर रहा हूं, अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, अट्रैक्शन बढ़ती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इनमें अट्रैक्शन बढ़ेगी, डिस्टेंस कम हो गया, अट्रैक्शन और बढ़ेगी, डिस्टेंस कम हो गया, अट्रैक्शन ही बढ़ेगी। अब देखो ये मिल गए पार्टिकल, जब जुड़ने लग जाते हैं तो आइस फॉर्मेशन होती है। जो आइस फॉर्मेशन, जो ये फ्रीज पहले इस टेम्परेचर पर हो रहा था, अब वो फ्रीज इस टेम्परेचर पर हो रहा है, यानी पहले पानी 0 डिग्री पे फ्रीज था, तो अब 0 से भी कम पे फ्रीज हो रहा है, टेम्परेचर और डाउन करना पड़ रहा है पानी के मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बीच में आ चुके हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए।
तो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, कम हो गया, डेल्टा टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट सोलवेंट का कम हो गया है जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। यानी सीधी सी बात है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, नमक डाल दोगे तो -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो जाएगा। जितना ज्यादा सोल्ट ऐड करोगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना डिक्रीज, जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता चला जाता है, राइट। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो ये डिपेंड करता है भाई आप कितनी अमाउंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते आएंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा डिप्रेस होता चला जाता है, उतना ज्यादा डिप्रेस। तो वही बात आ गई फिर से, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केएफ, जिसको प्यार से हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहेंगे। वैसे ही पहले जैसे किया था, इफ मोलालिटी इज इक्वल टू 1 मोल पर केजी देन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ। यानी कि ये क्या है, व्हाट इज दिस केएफ? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, केएफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट, जब सोल्यूट का 1 मोल हम ऐड करते हैं 1 केजी सॉल्वेंट में। सोल्यूट का 1 मोल 1 केजी सॉल्वेंट में ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट जितना डिप्रेस होता है उस लिक्विड का, वो उसका केएफ माना जाता है। जैसे मान लो मैंने 1 किलो पानी में 1 मोल सोल्यूट ऐड कर दिया, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बेंजीन में ऐड किया उसका कम हो जाएगा, टोलिन में ऐड किया उसका कम हो जाएगा। कोई भी एक्सवाइजेड सॉल्वेंट लेने पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो 1 मोल 1 केजी में ऐड करने से जितना डिक्रीज होता है वो केएफ माना जाता है। यूनिट फिर से वही होगी जो केबी की थी, दैट इज केल्विन केजी पर मोल। बाकी कैरेक्टरिस्टिक वही होंगी कि ये भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, वो भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी था। हर सॉल्वेंट का अपना केबी था, हर सॉल्वेंट का अपना अपना केएफ होगा, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट, राइट। सो डेल्टा टीएफ, यहां से जरा इसको थोड़ा इलैबोरेट कर लेते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी, और मोलालिटी क्या होती है? सोल्यूट के मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, उसे प्यार से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक ही सिग्निफिकेंस मैंने बताई है, टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ डब्ल्यूबी एमबी इनटू 1000 WA। एक फॉर्मूला हमारा ये आता है, यहां से हम मोलर मास कैलकुलेट कर पाएंगे, KF WB इनटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इनटू WA, राइट राइट राइट, इस टाइप से, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। जैसे कि देखिए, इतना समझ में आ गया कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर पानी में डाल दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाना है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाना है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, आपको -1 करना है, -2 करना है, -4 करना है, -5 करना है, आप सॉल्यूट ऐड करते जाइए। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होता चला जाएगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब स्नोफॉल होता है तो जो पहाड़ हैं उन पे जो रोड्स बनी होती हैं, इस तरह से रोड बना देते हैं, है ना। आहा, बहुत ही प्यारी रोड्स बनाई गई। तो स्नोफॉल में रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, है ना। स्नोफॉल्स में रोड ब्लॉक हो जाती हैं, जो स्नो होती है वो धीरे धीरे आइस बन जाएगी तो रोड ब्लॉक हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, रोड पर कॉमन सॉल्ट या कैल्शियम क्लोराइड या कोई भी और सॉल्ट रोड पे डाल दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, कश्मीर का जो अपना हाईवे है वहां पर ये बहुत किया जाता है, क्योंकि वहां पे आर्मी का बड़ा डिप्लॉयमेंट किया जाता है ना। तो अगर पूरी रोड ही आइस से ब्लॉक हो गई तो पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट रुक जाता है।
तो क्या करते हैं, जैसे ही लगता है भाई हाँ स्नोफॉल हो रहा है, तो रोड पर नमक डालना शुरू कर दिया जाता है। अब जो नमक है, जो सोडियम क्लोराइड है, वो क्या करेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। अब सपोज कीजिए फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करके, सपोज कीजिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करके -6 डिग्री कर दिया, -6 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट हमने कर दिया, या -10 कर दिया, चलो कि अब हमने इतना नमक डाल दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट -10 हो गया। इसका मतलब यह है कि जब सराउंडिंग का टेम्परेचर, अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए 0 है, 0 हुई, स्नोफॉल होना शुरू हो गया। चलो मैं कहता हूं सराउंडिंग का टेम्परेचर और कम कर लो, -2 हो गया, -2 हो गया और खतरनाक हो गया। लेकिन आपने क्या ऐड कर रखा है, नमक, जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -10। तो जब तक कि सराउंडिंग का टेम्परेचर -10 नहीं होगा, ये स्नो जो है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगी, पूरी तरह फ्रीजिंग नहीं हो पाएगा अभी, यानी कि अभी वो मेल्ट होके निकल जाएगी और रोड हमारी क्लीन हो जाएगी। अगर हम नमक ऐड नहीं करते, सराउंडिंग का टेम्परेचर -2 -5 जो भी था, उसकी वजह से सारी की सारी स्नो आइस में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, जिससे कि आपने उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिग्री कम कर दिया, यानी अब ये कब फ्रीज होगा, अब ये स्नो कब फ्रीज होगी, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर -10 होगा। लेकिन अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर -10 से ऊपर है, तो इसलिए ये फ्रीज नहीं होगा। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है कि रोड की जो ब्लॉकेज वगैरह होती है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है रोड पर, जब आप कोई सॉल्ट वगैरह ऐड करते हैं तो इससे अवॉइड किया जा सकता है। एक और एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए क्या होता है, जनरली गर्मियों की छुट्टी में मूड बन जाता है भाई पहाड़ों पे जाने का। वैसे तो फिलहाल आजकल कोरोना ने सबको फुल स्टॉप कर रखा है, बट डोंट वरी, जब ये सब कुछ ओवर होगा फिर से बाहर आएंगे। लोग क्या करते हैं भाई, अपनी अपनी गाड़ी उठाई और चल पड़े, कोई मसूरी की तरफ चल पड़ा, कोई नैनीताल की तरफ चल पड़ा, चल पड़े। चलो जी, अपना भी मूड बन गया और हम चले, हमने मूड बनाया है हम तो माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे, ऐसा मान लेते हैं। चलिए जी, ये माउंट एवरेस्ट है, ऐसा मान लेना, लेट अस अज्यूम, सिर्फ इसको थोड़ा सा स्वाद देने के लिए चीजें की जा रही हैं। चलो जी, हमने गाड़ी उठाई, 3-4 दोस्त थे, चल पड़े। अब आप जानते हैं गाड़ी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूलेंट डाला जाता है, कूलेंट, चलिए व्हाट प्लस कूलेंट, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल, इट इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो पानी में आपने इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया है, ये एक आपने मिक्सचर बना दिया है। इस मिक्सचर का कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा जो पानी के नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। लेट इट बी, मैं मान लेता हूं, मैं पानी में जितना ज्यादा इथाइलिन ग्लाइकोल डालूंगा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। सपोज करो मेरे पास 1 किलो पानी था, उसमें मैंने कुछ इथाइलिन ग्लाइकोल डाला और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट -5। अब इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया है, -5 डिग्री। अब हमारी गाड़ी चली गई है, कहां पर आ गई है हमारी गाड़ी, अब हमारी गाड़ी आ गई है पहाड़ों की तरफ, हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है ना, और यहां हमने अपनी गाड़ी रोक ली, चलो आज यहीं पे रेस्ट करेंगे, ठीक। तो अगर यहां का सराउंडिंग का टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा आप जरा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर -7 डिग्री है, सराउंडिंग का टेम्परेचर -7 डिग्री है, तो क्या हमारी गाड़ी का ये जो सॉल्यूशन है ये फ्रीज होगा या नहीं होगा, बताइए। देखो ना, -5 से भी कम लिया है हमने, तो डेफिनेटली ये फ्रीज हो जाएगा। अगले दिन आप मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट करोगे, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। तो देखिए, इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले थोड़ा सा R&D करनी पड़ेगी कि जहां हम जा रहे हैं वहां पे सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है। हमने पता कर लिया जी सराउंडिंग का टेम्परेचर -10 है, तो हम क्या करेंगे, पानी में कितना इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करेंगे, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जो फॉर्मूला भी आपको बताया है कि 1 किलो पानी में कितना इथाइलिन ग्लाइकोल डालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF हमारा -10 -15 हो जाए। अब हमने इसमें इतना इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया कि इसका टेम्परेचर -15 डिग्री हो गया, -15 डिग्री है, यानी हमारी गाड़ी में जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, -15, या उसका -15 है और सराउंडिंग का -7 है, यानी कि अब हमारी गाड़ी का लिक्विड फ्रीज नहीं होगा। क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट सराउंडिंग से लो है। सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होते होते -8 -9, जब तक वो -15 नहीं आएगा तब तक ये फ्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए पानी में, गाड़ियों में इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर के साथ मिक्स करके ऐड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एंटी
फ्रीजिंग मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड एंटी फ्रीज मिक्सचर, ठीक है, वाटर और अल्कोहल। क्लियर हो गई बात। अब जैसे हमने केबी को कैलकुलेट किया था, मैंने केबी का एक फॉर्मूला बताया था आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की टर्म में, इसी तरह आर टी नॉट स्क्वायर 1000 इंटू वहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम। वहां पर बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे ये फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो लेटेंट हीट की वैल्यू रख देंगे एम आर टी नॉट स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। एम क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, टी नॉट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये गैस कांस्टेंट है, एंड दैट बी चेंज ऑफ फ्यूजन। तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी थ्योरेटिकली मैंने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और ऑस्मोटिक प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उस पर सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी और एक वीडियो स्पेशली इनके न्यूमेरिकल्स के लिए हम कवर करेंगे अभी, क्योंकि हमने बेसिक लेवल के ही न्यूमेरिकल किए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट या लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तमाम फ्रेंड सर्कल में इसको फैला दीजिए, अपना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाइए ताकि हमारा सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ सके, कॉन्फिडेंस भी बढ़ सके और जिम्मेदारी भी बढ़ सके। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालिए, डेफिनेटली उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचाया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।